नमस्कार। सवाल देश का विद्रोहित रोहन में आप सभी दर्शकों का बहुत 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 स्वागत है। न्यूज़ के शोर में कई सारे छोटे खबर भी दब जाती है, जो कि बहुत ही आवश्यक भी होती है, लेकिन बड़े खबरों के बीच में उस छोटी खबर की कोई पहचान नहीं बन पाती है और वो कब न्यूज़ सेंस से बाहर हो जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। वैसे ही एक छोटे से खबर पे आज हम अपने सभी दर्शकों का ध्यान दिलाते हैं। उस पे जाने के पहले मैं एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं सो दैट कि उस पे हम डिस्कस कर सके। तो मैं आपको पहले ये वीडियो दिखा देता हूं। इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा, यूपी खासकर पश्चिमोत्तर यूपी में ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज बीजेपी के अगेंस्ट आ गया है। इसके कई सारे रीजन हैं, जिसमें से एक बड़ा रीजन है कि जब मेरठ के साइड में दंगा हुआ था तो जो बड़े नेता उभर के आए थे जिन्होंने हिंदुओं के फेवर में वहां पे आंदोलन चलाया था, जैसे संगीत सोम हो गए, संजीव बालियान हो गए, इस तरह के जितने नेता थे, बीजेपी सपोर्टर्स का मानना है, खासकर क्षत्रिय वर्ग का, कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक वीकर क्लास है उसमें भी क्षत्रिय वर्ग अपना एक स्पेशल आरक्षण की डिमांड रख रहे हैं। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से सवर्णों को और खासकर क्षत्रिय को सत्ता में वो भागीदारी नहीं मिल पा रही है जो वो पहले उनको मिला करता था। यानी कि सत्ता में चाहे सीट के मामले में हो, मंत्री के मामले में हो, उनको उतनी जगह नहीं दे पा रही है बीजेपी सरकार जितना पहले दे रही थी। अभी ज़्यादा ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी बहुल के लोगों को ज़्यादा तजब्बू दिया जा रहा है। तो इन सब कारणों से पश्चिमोत्तर यूपी के जितने भी क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं, ठाकुर वर्ग के लोग हैं, उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को जो भी हराएगा हम उसे जिता देंगे। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर अभिनंदन मलिक जी के पास जाना चाहता हूं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। आपको पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके आता है, कहीं आपका रास्ता रोक तो नहीं लेंगे ये क्षत्रिय जो आपके कोर वोटर होते हैं? नहीं, देखिए, मैं खुद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मुझे अच्छे से मालूम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पर जीत रही है, इस बात को जानना चाहिए। लेकिन क्षत्रिय समाज जो नाराज है, 80 में 80 भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। विपक्ष का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इंडी गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होना इस बार तय है। और ना किसानों को कोई समस्या है भाजपा से, न जाट समुदाय को कोई समस्या है भाजपा से, न ठाकुरों को कोई समस्या है भाजपा से। ये केवल हो रहे हैं, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, आंदोलन आप नहीं कह सकते। 50 लोग 100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट करते हैं, उसके बाद खुद को अपनी जाति का बड़ा नेता दिखाने का प्रयास करते हैं। ना तो वो नेता बन जाते हैं और ना ही वो कोई आंदोलन गिनती में चढ़ता है। वो कोई आंदोलन नहीं है, केवल नाटकबाजी है और ये राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। हर विषय में राजनीति घुसाने का ये प्रयास बहुत दुखद है, निंदनीय है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने सबके लिए कार्य क्या है, उसकी एक की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करते, हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। हम सबका साथ सबका विकास करते हैं और करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप पश्चिमोत्तर यूपी से ही बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है कि उधर के जो बड़े बीजेपी नेता हैं, जैसे सुरेश राणा हो गए, संगीत सोम हो गए, चंद्रमोहन हो गए, ये सारे लोग प्रचार से नदारद क्यों हैं? सुरेश राणा जी की बात कर लीजिए, संगीत सोम जी की बात कर लीजिए, सभी एक्टिव हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के रूप में आप इन्हें देख सकते हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए निरंतर ये कार्य कर रहे हैं। देखिए, अब मीडिया के सूत्रों से, हमारे सूत्रों से ये खबर आई है कि जब मेरठ की रैली हुई थी
तो जो वीआईपी रूम बनाया गया था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए, तो उसमें भी योगी जी से शिकायत की गई थी कि संगीत सोम जो है वो प्रचार में नहीं है और वो जो है बीजेपी के सपोर्ट में इस बार उस तरीके से नहीं काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ठाकुर समाज को वो जोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए, वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव है सुरेश राणा जी भी और संगीत सोम जी भी, और ग्राउंड पर भी वो दोनों एक्टिव हैं। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। अपने स्तर पर दोनों कार्य कर रहे हैं, अपने स्तर पर दोनों प्रचार करने का काम कर रहे हैं और समर्पित कार्यकर्ता है, इस बात को आप नहीं नकार सकते। निरंतर लंबे समय से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित होकर दोनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इस बात को नकारना बेहद दुखद है। ठीक है, लेकिन कहीं आप इग्नोरेंस के चक्कर में अपना नुकसान तो नहीं कर लेंगे? आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस में है और अगर सच में ठाकुर समाज नाराज है, राजपूत समाज नाराज है, तो क्या उसकी नाराजगी को दूर करने का कोई उपाय आप नहीं करना चाहेंगे? नहीं, आपने अभी कहा ठाकुर समाज नाराज है, राजपूत समाज नाराज है, तो नाराज होने के पीछे कोई वजह होती है? आप बताइए, इसके नाराज होने के पीछे क्या वजह है? नाराज होने के पीछे यही वजह है कि राजपूतों को सत्ता में वो स्थान नहीं मिल पा रहा है जो पहले मिलता था। देखिए, अगर कोई राजपूतों के, देखिए, कोई जाट के नजरिए से सोचे, राजपूत के नजरिए से सोचे, अपनी जातियों की दृष्टि से देखे, तो ये बहुत दुखद है। ठीक है, मैं फिर हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और जातियों की नजर से किसी नेता को नहीं देखना चाहिए। नेता सबका होता है, नेता सब समाज का होता है, किसी एक जाति के नेता नहीं है। डॉक्टर साहब, आप राजपूतों के नेता नहीं है, सबके नेता है सुरेश राणा और संगीत सोम। ठीक है, मैं सत्यप्रकाश जी के पास आता हूँ। सत्यप्रकाश जी, बीजेपी इसको एक छोटा इशू मान रही है, बीजेपी इसको इशू मान भी नहीं रही है और बहुत सारे प्रवक्ता ने बीजेपी के स्टेटमेंट दिया है कि नहीं, हम इंटरनली मैनेज कर लेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से राजपूतों ने अनाउंस किया है कि 11 तारीख को, 13 तारीख को और 16 तारीख को वो तीनों दिन लगातार 3 जगह पे बड़ा धरना भी करने वाले हैं, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर कर दिया जाए, यानी कि लाइट ऑफ कर दिया जाए तो अंधेरा हो जाएगा, ऐसा बीजेपी सोच रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? रोहित जी, देखिए, जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, मेरठ, कैराना, अमरोहा, नगीना, मुजफ्फरनगर, इन सारे जगहों में अगर आप देखेंगे तो किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 12% से ऊपर राजपूतों की संख्या नहीं है। किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, आपको याद होगा 7 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी क्षत्रिय समाज की मेरठ में, और जो विरोध का कारण था वहाँ पे, उनका ये कहना है क्षत्रिय समाज का कि राजपूतों के जो प्रतिनिधित्व हैं और जो प्रतिनिधित्व तो भारतीय जनता पार्टी में होनी चाहिए। जैसे आप गाजियाबाद में देखिए, गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह टिकट उनकी काट दी गई, तो राजपूतों के अंदर एक ये दिमाग में जो नेता है, देखिए राजनीति में ये चीज़ें होती रहती हैं। चुनाव के समय में जो जातिगत नेता है वो बहुत अधिक एक्टिव भी हो जाते हैं। अविरल जी ने ये बात कही, ये बात बिल्कुल सही है कि जो चुनाव के वक्त जातिगत नेता हैं वो इतने एक्टिव हो जाते हैं, इतने एम्बिशियस भी होते हैं कि उनको लगता है कि मुझे क्यों नहीं टिकट मिला, अगर मुझे नहीं मिला तो दूसरा कैसे जीत जाएगा। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों को टिकट नहीं देने से या इस प्रकार के विरोध करने से दिख रही हो, ऐसी कोई कैलकुलेशन अभी तक निकल के नहीं आ रही है। और जो विरोध करने वाले हैं उसमें उनकी अपनी क्या इंटरेस्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कैराना में विरोध है, मेरठ में विरोध है, गाजियाबाद के जो कैंडिडेट हैं अब्दुल गर्ग, आपको याद होगा, इनका विरोध किया गया बाकायदा। ये एक सभा में गए तो वहाँ राजपूतों ने जो है विरोध किया। तो इसी प्रकार मेरठ में अरुण गोविल जी का विरोध किया गया। तो विरोध करने वाले जो है वो क्या प्रभाव डाल पाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट आने वाले समय में भारतीय। खुराना जी, आपको क्या लग रहा है, विरोध करने वाले कोई प्रभाव डाल पाएंगे यूपी चुनाव में? इसका जवाब तो बीजेपी वाले देंगे। मैं तो एक न्यूट्रल होने के नाते मेरी जो कैलकुलेशन है वो ये है, जब वो अपने वोट कलेक्टिव लीडर बनना चाहता है, हर आदमी चाहे कम्युनिटी का हो चाहे किसी का हो, ताकि वो शो कर सके कि मैं इतना पावरफुल हूँ। वोट
वोटिंग में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है या रोक पाते हैं, इशू ये है। और जो मैं सत्य प्रकाश जी से बात से सहमत हूँ, वो पॉसिबल नहीं दिख रहा। दूसरा पक्ष ये है कि जब बीजेपी आती है, इसके अगेंस्ट जातिगत ये प्रोपेगेंडा कांग्रेस और ये लोग खड़ा करते हैं। जैसे राजस्थान में जब भी वसुंधरा आती है तो गुर्जर आंदोलन होता है, बीजेपी जब भी हरियाणा में आती है तो जाट आंदोलन होता है, बीजेपी जहाँ नहीं है पंजाब में तो वहाँ देखिए उनका इशू क्या है। बीजेपी से एंटी बीजेपी होने का कोई कारण नहीं है, बट क्योंकि जातिगत उनकी कैलकुलेशन है तो वो 50 लोगों को 500 दिखाना अपने मीडिया के थ्रू, अपने नेटवर्क के थ्रू, अपने पीआर के थ्रू वो रहता है, पर वोटों में चेंज होता है। राजस्थान के अलावा मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक है, अब डॉक्टर अविरल जी मैं आपके पास आता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से राजपूत विरोध कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनका कुछ ग्रुप का और कुछ ग्रुप्स के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। इससे बड़े इशू पे आते हैं। बड़ा इशू ये है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से हाईकोर्ट से फटकार मिली है और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने बोला है कि आपका मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश्ड हो रही है, आपका इन्वॉल्वमेंट भी एस्टैब्लिश्ड हो रही है और सबूत छुपाने के भी जो चार्जेज हैं वो भी एस्टैब्लिश्ड हो रहे हैं। उसके बावजूद अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पे ज़्यादा हमलावर है और दिल्ली में वो उनका ये कैंपेन जो है वो बहुत ही तेजी से चल रही है, जेल के बदले वोट। तो आप इस नैरेटिव को काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं देखिए, जेल के बदले वोट, इसका अर्थ है, इस बात को समझना चाहिए। एक चोर जो जेल में गया उसके बाद वो कह रहा है कि मुझे जेल में क्यों कर दिया, ये अजीबोगरीब बात है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है चोर की मूंछ में तिनका, और ये सबको नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को सब लोग पहचान रहे हैं, अच्छे से पहचान रहे हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, घोटाले भी कर रहे हैं, ऊपर से अजीबोगरीब बात भी कर रहे हैं, ऊपर से ये सोच रहे हैं कि दिल्ली की जनता इन्हें सपोर्ट करेगी। तो दिल्ली की जनता, दिल्ली का नागरिक इतना मूर्ख नहीं है। दिल्ली का नागरिक पढ़ा लिखा है। दिल्ली के नागरिक को मालूम है कि एक करप्ट व्यक्ति को सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। और हम लोग सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और दिल्ली की जनता इस बात को जान रही है। और साथ में 7 लोकसभा सीटें हमने जीती थी वर्ष 2014 में भी और वर्ष 2019 में भी, और इस बार भी 7 में 7 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ठीक है, और विधानसभा चुनाव की यदि बात कर ली जाए तो 70 में 70 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसे समझ लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल भी इस बात को समझ ले और जान लो, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे वहीं इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, मैं सत्य प्रकाश जी के पास आता हूँ, थोड़ा इसको लीगली समझने की कोशिश करते हैं। एक तो हाई कोर्ट के डिसीजन से ये क्लियर हो गया कि अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में ही रहेंगे। दूसरा, अब उनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। तीसरा, कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट से भी अगर फटकार खा लेते हैं तो इनके पास बचता क्या है ऑप्शन। और एक और बात है कि ये भी अंदर की खबर में बता रहा हूँ कि डेजिग्नेशन ऑलरेडी केजरीवाल जी ने डिसाइड कर लिया है देने का, एक तरीके से लिखा चुका है। वो बस सुप्रीम कोर्ट से किसी तरीके के राहत की उम्मीद कर रहे हैं। तो इसको इन टोटलिटी आप समझाने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी बात ये है कि लीगली अगर आप देखेंगे तो कल जो हाई कोर्ट की टिप्पणी रही है, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपको जो ईडी द्वारा सम्मन 8 सम्मन आपको भेजे गए थे, ये कोई इनवैलिड सम्मन नहीं थे। इसमें टेक्निकल चीज ये है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सम्मन को चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आपके खिलाफ प्राइमा फेसाई एविडेंस है। आप जो सम्मन को अवैध बता रहे हैं वो सम्मन ईडी नियमानुसार आपको भेजी थी और गिरफ्तारी आपकी नियमानुसार है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि अब इनको सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिलती है, ये चीज आज सामने आई है। जो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक पर्सनल ईमेल भारत के माननीय चीफ जस्टिस को उन्होंने आज भेजी है, अभी 1-2 घंटे पहले जो खबर आ रही है, और उस ईमेल पे जवाब दिया है। तो अब टेक्निकल चीज ये समझने वाली है कि उस ईमेल में कौन सी ऐसी बात है
और चीफ जस्टिस साहब इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि पब्लिक के सामने तो ये बात है नहीं कि इस ईमेल में कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट उन्होंने लगा के भेजी है और क्या डिमांड है उनकी। तीसरी चीज ये है कि आम आदमी पार्टी को भविष्य में ईडी और ये सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई राहत नहीं मिलती तो उनके पास ऑप्शन क्या है। आज देखिए दिल्ली में एक संवैधानिक संकट है, ये आपको मानना होगा। आप ये कहेंगे कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, जनता ने मुझे चुन के भेजा है, मैं इसलिए जेल से सरकार चला लूंगा, तो फिर जब आप एक चीफ मिनिस्टर को जेल के अंदर से सरकार चलाने की अनुमति देते हैं, फिर एक आम आदमी पे अगर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो आप उसको सरकारी नौकरी क्यों नहीं। ये इक्वालिटी की बात होगी, ये संविधान के प्रति जनता की आस्था की बात होगी। यहाँ पे सवाल ये उठेगा कि जब एक मुख्यमंत्री जेल में रह के राज्य की सत्ता चला सकता है, तो एक आम आदमी के लिए फिर अगर कोई मुकदमा हो रहा है तो उसको क्या सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती है। तो टेक्निकल चीज की जनता समझ रही है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की संभावना है या नहीं है, ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट ही बता पाएगी या जजमेंट आने के बाद ही हम डिबेट करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तो स्पष्ट हो गया कि केजरीवाल के खिलाफ एविडेंस है और उनको फिलहाल राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही। ठीक है, मैं फिर आता हूँ सत्य प्रकाश जी आपके पास। खुराना साहब, जैसे विंडो शॉपिंग किया जाता है, आपने सुना होगा, लोग मॉल में जाते हैं विंडो शॉपिंग करने के लिए। आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से लीगल शॉपिंग पे निकल चुकी है। ऐसा लग रहा है वो कोर्ट बाय कोर्ट, कभी लोअर कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर हायर कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर 1 बेंच, 2 बेंच, 3 बेंच, 5 बेंच। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भारत का जो लीगल सिस्टम में जो लकूना है उसका बेनिफिट उठा के पब्लिक को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। देखिए, इसका जवाब ईडी ने कोर्ट में दिया है। ईडी ने कहा कि टोटल 32 के करीब एक्यूज हैं और 97 टाइम्स ये हर कोर्ट में डिफरेंट कोर्ट में जा चुके हैं। तो हमारा जो, आपको याद होगा, मैं याद दिलाता हूँ, जज साहब ने ये कहा था ईडी को मनीष सिसोदिया के समय में कि आपने विद इन इतने हफ्ते में, 4 या 6 हफ्ते में आपको रिप्लाई देना है, वरना हम डिसीजन लेंगे जो भी। तो आपको उनको फोर्स किया, प्रेशर किया। ईडी ने जो इस बार जवाब दिया उसमें वो बात भी है क्या कि ये 32 जिनमें से अप्रूवल बन चुके हैं, जो भी है वो भी लेस करते हैं, तो 20 एक मेन एक्यूज है। ये जो 20 हैं ये 97 टाइम्स हर डिफरेंट कोर्ट में जा चुके हैं। हमें हर कोर्ट में जाना पड़ता है, हर कोर्ट में रिप्लाई देना पड़ता है, हमें हर कोर्ट में इसके लिए अगेंस्ट खड़ा होना पड़ता है। हमें इन्वेस्टिगेशन का जो टाइम मिलता है वो कम हो जाता है। इसका ईडी ने जो ऑफिशियली बोला है, वहाँ पे लीगली बोला है, उसका नतीजा ये है, लकूना तो है ही है, तो हर आदमी समझ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया ताकि फिर दोबारा लोअर कोर्ट से दोबारा जा सके। ये लकूने का फायदा उठा रहे। मुझे एक थोड़ी सी 10 सेकेंड लूँगा। एक वकील साहब, कैसे इनोसेंट लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं सत्य प्रकाश जी से माफ़ी मांगते हुए एक लाइटली पार्ट में कहूँगा कि एक वकील साहब केस हार गए, तो इनोसेंट उसने पूछा कि जज साहब, समझ नहीं आया क्या रहा फैसला। जज साहब ने क्या बोला, जज साहब बोले चिंता मत करो, हम जीत गए हैं, अब हमें हाई कोर्ट जाने की परमिशन मिल गई है। ठीक है, तो ये तो वो हो रहा है कि ये कोर्ट इनोसेंट लोगों को बता रहे हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। एक बंदर जो राजा बना दिया वो गालियों में कूद बांध कर रहा है। ठीक है, खुराना साहब, मैं फिर आता हूँ आपके पास। मैं शिव कुमार मिश्रा जी का स्वागत करता हूँ प्रोग्राम में। शिव कुमार मिश्रा जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मेरा सवाल आपसे है कि हाई कोर्ट से फटकार पड़ने के बाद जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को कोई खास रिलीफ नहीं मिलने वाला है। कारण ये है कि संजय सिंह का जो केस था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था और केजरीवाल का कम्प्लीटली डिफरेंट है। संजय सिंह के केस में संजय सिंह राज्यसभा के मेंबर थे, वो दिल्ली कैबिनेट में नहीं थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली कैबिनेट के अध्यक्ष थे, हेड थे और सीएम थे। इसके अलावा एज ए पार्टी अध्यक्ष भी केजरीवाल के ऊपर प्राइमा फेसिया ये एस्टैब्लिश्ड होता है कि मनी ट्रेल हुआ है गोवा के चुनाव में और इसको छुपाने की भी कोशिश किया गया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि केजरीवाल तो एक तरीके से लीगल शॉपिंग पे निकले हुए हैं, कभी लोअर कोर्ट से हारते हैं तो हायर कोर्ट चले जाते हैं, हायर कोर्ट से हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, मल्टीपल बेंच के पास चले जाएंगे।
लेकिन अगर जब सुप्रीम कोर्ट से भी तल्ख टिप्पणी आ जाएगी तो केजरीवाल के पास ऑप्शन क्या होगा? क्या उसके बाद भी वो जेल से ही सत्ता चलाएंगे या क्या होगा उनके पास ऑप्शन? रोहित जी, जितने भी केजरीवाल के खिलाफ ऑर्डर आ रहे हैं उनको लेकर लगातार सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी कोर्ट जा रही है, उनकी सत्ता के खिलाफ जा रही है। कोर्ट मना कर दे रहा है कि इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब कल फिर अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय आ जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। तो ये कोर्ट तय नहीं कर सकता कि सत्ता किसके हाथ रहेगी, क्योंकि ये हाई कोर्ट के निर्णय के मुताबिक हम समझ रहे हैं। बाकी कोर्ट का क्या निर्णय आ रहा है, दो तरीके की मीडिया, एक मीडिया हेडिंग लगाती है केजरीवाल को बड़ा झटका, एक मीडिया लगाती है केजरीवाल ने पलट दिया पासा। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर क्या है। जब तक ऑर्डर अपलोड नहीं होता है हम किसी भी बात पर कोई कमेंट करने के लिए बाध्य नहीं। दिल्ली कोर्ट का तो ऑर्डर आ गया है हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट ने तो बहुत ही तल्ख टिप्पणी किया है। नहीं तो उसने ये भी तो तल्ख टिप्पणी बीजेपी के लिए कर दी कि आप हम सत्ता बदलने के लिए नहीं बैठे हैं। टिप्पणी तो दोनों पे तल्ख हुई है, दोनों ही टिप्पणियां बेहद तल्ख हैं और इस पर जनता को सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए। जवाब डॉक्टर अविरल मलिक जी जो भाजपा के प्रवक्ता उनको देना चाहिए। जी, जो शिव कुमार मिश्रा जी ने बोला है कि दिल्ली हाई कोर्ट तो ये भी बोल रही है ना कि वो उनका काम सत्ता बदलना नहीं है। नहीं, जैसे मैं उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है, खेल से सरकार नहीं चल सकती है, इस बात को जरूर देख लेना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा है, उसे भी सुनना बेहद महत्वपूर्ण है। और यदि कोई नहीं सुनता है तो मैं समझता हूं वो बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। इस बात को यदि आप नकारने का प्रयास कर रहे हो, जो दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा, जो कहा है स्पष्ट कहा है, और उसमें इधर या उधर की कोई बात नहीं है। संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है अविरल जी, 1 मिनट शिव कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज बोलिए। रोहित जी, दिल्ली में एलजी किसका? भारतीय जनता पार्टी का। सरकार कौन बर्खास्त करेगा? एलजी संविधान का है, एलजी संविधान का। सुन लीजिए अविरल जी, सुन लीजिए, जनता में मैसेज देने के लिए बातें कुछ भी आप मनगढ़ंत कहते रहिए। केंद्र में सरकार आपकी, गृह मंत्री आपके, उपराज्यपाल आपके, सरकार आपको हटानी है कि नहीं हटानी है, आप क्यों नहीं साबित करते? राज्य अगर मुख्यमंत्री जेल जा रहा है और वो जेल से असंवैधानिक कार्य कर रहा है, आप कह रहे हैं, तो उसे सरकार को हटाएगा कौन? बर्खास्त कौन करेगा? अगर एक राज्यपाल हो या उपराज्यपाल हो, ये भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होते हैं। ये सब बातें बनावटी होती हैं। संविधान में जाइए और जाकर देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल को आप भाजपा का सदस्य नहीं कह सकते। ठीक है खुराना साहब, आधी रात में मुंबई में, महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो जाती है। कहां से हो जाती है? ऐसा कौन सा लॉ लिखा है कि 4 बजे हम शपथ ग्रहण करा देंगे? फिर उस पर मुस्कुराने लगते हो। जब सरकार गिरानी होगी तो कोई किसी से नहीं पूछता, न इंदिरा गांधी किसी से पूछने जाती, न नरेंद्र मोदी पूछने जाएंगे किसी से। जब सरकार का खेल करना होता है कोई किसी से नहीं पूछता है। ठीक है, आपको कुछ बोलना तो इमरजेंसी पर भी बोल दो 2 शब्द। अरे इमरजेंसी पर भी बुरा हुआ था, जो आज हो रहा है वो भी बुरा हो रहा है। उस समय भी जो हम जैसे लोग थे तब आवाज उठा रहे थे, आज भी आवाज उठा रहे हैं। हम चापलूसी का काम नहीं करते हैं। हम अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछते हैं कि अगर 55 करोड़ रुपया उसी शराब के शरदचंद रेड्डी से लिया जाता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाना चाहिए? अगर अरविंद केजरीवाल उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मनी ट्रेनिंग में जेल गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाना चाहिए? आपको राज्यसभा के साथ आप जुड़े हुए हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन जहां तक मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं, मैं निष्पक्ष पत्रकार हूँ। मैं किसी से जुड़ा हुआ पत्रकार नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष बात रखता हूँ, निष्पक्ष बात कहने का अधिकारी हूँ। कुमार जी, मैं फिर आता हूँ आपके पास। अभी राजीव खुराना जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको बोलने देते हैं प्लीज। पहली बात तो ये है, और ये पॉलिटिकल इसमें मैं नहीं पढ़ना चाह रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे तो जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं
राज्यपाल, उपराज्यपाल, ये जो हैं ये किसी पार्टी के नहीं थे, पर आप पार्टी ने तो प्रूव कर दिया है कि इनका विधानसभा अध्यक्ष एक आप पार्टी का वर्कर है। बिल्कुल हर एजुटेशन पे पहुंचता है। छोड़ दो, मैं इस पे भी नहीं आ रहा, मैं एक सवाल उठा रहा हूँ एज ए पब्लिक। जितनी कोर्टों में गए हैं, 97 कोर्टों में बार बार गए हैं, सारा पैसा किसका लग रहा है? पब्लिक का। कोर्ट इनको अटेंड कर रही है, सारा पैसा किसका लग रहा है? पब्लिक के टैक्स के पेइंग का। अब आज जो जितने वकील खड़े हो रहे हैं, सॉलिसिटर खड़े हो रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में डिले हो रहा है, पैसा किसका है? आप सबके झगड़े में, इलेक्शनों के झगड़े में लूजर कौन है? लूजर आम पब्लिक है, टैक्स पेयर है। ठीक है कुणाल साहब, मैं फिर आता हूँ। मैं सत्यप्रकाश जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सत्यप्रकाश जी, ये तो एक तरीके से लीगल या एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बनता जा रहा है दिल्ली में, क्योंकि जिस तरीके का तर्क टिप्पणी हाईकोर्ट ने किया है और अब जिस तरीके से केजरीवाल भी अड़े हुए हैं जेल से सरकार चलाने का, और मेरे ख्याल से जेलर ने भी बोल दिया कि वो सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही मिलने का इजाजत देगा। रोहित जी, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि दिल्ली की संवैधानिक शक्ति क्या है। और हाँ, बोलते रहिए। और ये आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तो स्पष्ट आवाज आ रही है आपकी। दिल्ली की संवैधानिक शक्ति क्या है और संविधान में क्या प्रोविजन। आप संविधान के अनुच्छेद 239 ए को देखेंगे तो आपको स्पष्ट इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश तो है, लेकिन यहाँ एक विधानसभा होगी। अब उस विधानसभा की जो कार्रवाई होगी उसमें जो विधायक चुन के आते हैं और जो मुख्यमंत्री हैं उनकी क्या शक्तियाँ होगी। ये कोई कानून आज मोदी के राज में बना हो या भाजपा के राज में बना हो या बीजेपी ने बनवा दिया हो, ऐसी बात नहीं है। यह कानून जो है 1969 से चली आ रही है और संविधान में बकायदा अमेंडमेंट करके दिल्ली को कुछ पावर दिए गए, लेकिन उसमें इस बात की भी स्पष्टता है कि अगर दिल्ली में कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न होती है तो एक्ट एंड एडवाइस जो है एलजी के एडवाइस पे राष्ट्रपति जो एक्शन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक अगर आप संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने की बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने अभी तक जो दूसरे राज्यों में अभी इमरजेंसी की बात हो रही थी और 2013 के पहले देश के अन्य राज्यों में क्या हुआ, सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई आरोप लगती थी और ईडी और सीबीआई अगर जांच करती थी, तुरंत मुख्यमंत्री इस्तीफा देते थे, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दी जाती थी। इसका उदाहरण है झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये एक दो नहीं है, आप बिहार। दिल्ली में अभी तक अगर केंद्र सरकार और राष्ट्रपति ने इस विषय पे कोई एक्शन नहीं लिया तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, मैं फिर आता हूँ सत्यप्रकाश जी आपके पास। अविरल जी, जैसा कि सत्यप्रकाश जी ने भी बताया, संविधान में कहीं भी ये स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई राजनीतिक पोस्ट पे हो और वो जेल चला जाए, राजनीतिक पोस्ट पे हो और जेल चला जाए तो उसको जेल से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात संविधान में नहीं लिखा हुआ है। और इसी बात रोहित जी, ये मोरालिटी की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात नहीं है। मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि जब आपको पता है कि संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी मुख्यमंत्री को रिजाइन संविधान में नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। संविधान में इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जितने निचले स्तर पर जाकर सोचा ही नहीं था कभी कि कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री ऐसा भी आएगा तो कहेगा बिहार जाने के बाद कि मैं यहीं से सरकार चलाऊंगा। असल में किसी संविधान निर्माता ने इतनी निचले स्तर की सोच रखी ही नहीं थी। ये उन संविधान निर्माताओं का भी अपमान है एक प्रकार से, बहुत दुखद विषय है। और मैं एक वीडियो का जवाब चाहता हूँ, उस वीडियो को मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। दिखाइए तो साउंड बढ़ा दीजिए। अच्छा, ये देखा हुआ है वीडियो सबने लगभग। ठीक है अविरल जी, टाइम का अभाव है,
समझ गए। इसमें ये पूछ रहा होता है कि जब आप सभी करप्ट नेताओं के साथ हैं, ठीक है सत्य प्रकाश जी, थोड़ा जल्दी से कंक्लूड कीजिएगा, 30 सेकंड। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की थी इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने, सारों को भ्रष्ट बताया करते थे, आज उन्हीं के साथ गठबंधन करके बैठे हुए हैं, तो सबसे बड़ा बेईमान तो ये है। ठीक है, 30 सेकंड सत्य प्रकाश जी, फिर मैं शिव कुमार जी के पास आता हूं। अभी शिव कुमार जी कह रहे थे कि गवर्नर ने रात में जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि शपथ ग्रहण समारोह की जो टाइमिंग है वो क्या हो, चाहे जुडिशरी में हो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में हो, कहीं पे भी इसकी व्याख्या नहीं है। आप संवैधानिक शक्तियां एक प्रयोग करती है, इनहेरेंट पावर होती है। चीफ जस्टिस जब चाहेंगे तो कोर्ट अपनी बुला सकते हैं, जजों को ये पावर होती है। उसी प्रकार राष्ट्रपति और गवर्नर जो है, ये इनको इतनी शक्ति दी गई है कि वो जब चाहे बुला सकते। ठीक है शिव कुमार जी, जैसा कि सत्य प्रकाश जी ने कहा कि पहली बात, जैसा मुख्यमंत्री के लिए नहीं लिखा हुआ है कि उनका इस्तीफा देना जरूरी है, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने किसी भी ऑर्डर को देने से मना किया, उसी तरीके से तो महाराष्ट्र के भी तो राज्यपाल के लिए ऐसा कोई बात नहीं लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि फिर सवाल का है, पॉलिटिकल सवाल का है। जब कोई किसी के लिए नियम कानून और प्राविधान नहीं है तो सवाल का है। मोरलिटी आती नहीं। अगर राज्यपाल 4 बजे उठकर शपथ ग्रहण कराते हैं, उनका मोरल कह रहा है, तो मुख्यमंत्री नहीं इस्तीफा दे रहा जब संविधान में नहीं लिखा है। मोरलिटी किसी के लिए नहीं बची है। इस देश की जनता मूर्ख है, सिर्फ जो मैं सच कह रहा हूँ कि जनता का पैसा, जनता का दोहन, चाहे कह सकते जनता कोई झेल रहा है, जनता का झेल रहा है, जनता कोई अपमान नहीं है। ये अपमान और शब्द गिने चुने शब्द याद मत कर लीजिए, ये गिने चुने शब्द याद करके मत बैठ जाइए। अपमान नहीं और क्या है? क्या कोई मुख्यमंत्री जेल जाएगा, इस्तीफा नहीं देगा? क्या कोई राज्यपाल 4 बजे उठ के शपथ ग्रहण करा देगा? ये काम नहीं करेगा यार। जनता का मजाक बना दिया है वो आदमी। अगर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, पूरी 26 आदमी की लिस्ट छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, सारे भ्रष्टाचारी चले गए, तो वो सब आपके साथ चले जाए तो 1 नंबर हो जाएगा। आपके पास तो वॉशिंग मशीन लगी है, आपके पास तो अच्छा घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, उसको धो दीजिए, साफ कर दीजिए। रूल बना दिया कि भ्रष्टाचारी इधर, प्राइम मिनिस्टर का स्पीच है 76,000 करोड़ का आरोपी, और वो अजीत पवार डिप्टी सीएम बना दिए जाते हैं। क्या मजाक बना दिया, देश को मखौल बना दिया है। देश में कोई मतलब ही नहीं रहा है, न कानून है न व्यवस्था है। आप कह दो वो सही, आप ही आदेश कर दो वो सही, और सब झूठ। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे क्यों नहीं बात करते? क्यों डॉक्टर साहब को जवाब की बात कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास करते हैं। शिव कुमार जी, आप अपने स्टूडियो से बाहर के लिए 83% आपकी सरकार का ढांचा है, सबके साथ है, सबके विकास में 83% बेरोजगार थोड़ी बैठे रहेंगे इस देश में। सबका विकास, सबका विकास। अरे सबका विकास और विनाश नहीं है। जनता में जवाब दीजिए, जनता पूछ रही है आपसे, आपके उम्मीदवारों के खिलाफ पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। अरे बोलने से कुछ नहीं होता है यार, यहाँ बोलने से कुछ नहीं होता है। जमीन पर जाइए। शिव कुमार जी भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, चलिए आप सही उनसे डिबेट कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बात आपके सामने फैक्ट्स रखना चाह रहा हूँ कि 2013 के पहले जितने करप्शन के आरोप लगे और जिन नेताओं को जेल ईडी, सीबीआई और जो सेंट्रल एजेंसी और स्टेट की एजेंसी ने दी, उसमें से कितने ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति छोड़ दी? मैं आपका जवाब दे देता हूं। क्या कैग के विनोद राय ने माफी नहीं मांगी? उन पर कोई सबूत नहीं था। एक आराम से शालीनता से सुन लीजिए, इस देश के पास कोई जवाब। अरे अब आप बात नहीं सुनोगे। नहीं, कोई राजनीति नहीं छोड़ देता है। राजनीति भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, राजनीति भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, और जो नए दल आएंगे वो और भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे, ये आप समझ लीजिए। जनता का दोहन होना है, किसी कोई घर से लेके नहीं आता है, कोई घर से लेके नहीं आता है, कोई घर से लेके नहीं आता है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर, सुन लीजिए, इस देश के प्राइम मिनिस्टर वर्ष में 250 से 300 रैली करते हैं। किस घर से गेहूं बिकते हैं राजनीतिक दल के? कहां से आता है खर्चा? कोई सवाल पूछने वाला है? जो आम जनमानस आज जीरो लेवल पर बैठा है। 83 करोड़ जनता, राशन पर 80 करोड़ जनता डिपेंड है। देश के प्राइम मिनिस्टर मंच से कहते हैं, क्या नौबत आ गई 80 करोड़ को राशन देने की? क्या नौबत आ गई? क्यों नौबत आ गई?
मंदिर बन गया तो क्यों बन गया, नहीं बना तो क्यों बना, क्यों नहीं बना? शिव कुमार जी मेरा एक पहले सवाल आप सुन लीजिए, फिर उसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपसे एक है, ये सारे में सवाल पूछ रहे हैं जो कांग्रेस पूछती है। अरे कांग्रेस नहीं पूछती है, सवाल जनता के हैं, ये कांग्रेस का सवाल नहीं है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। कौन सी जनता की बात कर रहे हैं? देश की जनता की बात कर रहे हैं। आरोप से आरोप नहीं लगता है, मुझे बताओ ना। जब सब बीजेपी और कांग्रेस की डिबेट बनाने की बजाय जो आपका विषय है, आप उस विषय पे आए। हाँ, मैं उस विषय पे वापस आना चाहता हूँ। शिव कुमार जी, आप मेरी बात सुने एक सेकंड। लेकिन अगर मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसे ही अगर ऐसा ही डिसीजन आ जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर केजरीवाल को बेल देने से मना करता है, तो क्या आम आदमी पार्टी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का करप्शन में इन्वॉल्वमेंट था, शराब घोटाले में इन्वॉल्वमेंट था? ये आम आदमी पार्टी जवाब देगी, मैं थोड़ी दे सकता हूँ। आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी जो मैं जवाब दूं। फिर भी आपको क्या नहीं, लगता है? मैं क्या जवाब दूं इसमें? मैं क्या जवाब दूंगा? पत्रकार, आपको क्या लगता है? नहीं, केजरीवाल जिस दिन जेल गए उसी दिन उन्हें एक मोरल के आधार पर, एक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे हेमंत सोरेन ने इस्तीफा देने के बाद जेल गए, वो भी चीफ मिनिस्टर थे, ये भी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन लोगों की सोच है। ठीक है, मैं फिर आता हूँ। सत्यप्रकाश जी, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी डिसीजन आ जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर बेल देने से मना कर देती है, तो एक तरीके से प्राइमा फेसिया तो एस्टैब्लिश्ड हो गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के पास क्या फेस होगा दिल्ली में इलेक्शन को इम्पैक्ट डालने के लिए और सीएम रहने के लिए केजरीवाल का? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई रिस्ट्रिक्शन तो होगी नहीं कि आप सीएम नहीं रह सकते। अब बात होती है कि वही मोरालिटी की बात होती है कि जनता के प्रति विश्वास की, और एक कहते हैं ना, एक संदेश देने वाली बात होगी कि चीफ मिनिस्टर साहब अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस्तीफा देते हैं तो एक संदेश देने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहां तक बात देश की ओर हो रही है, वहां पे आम आदमी पार्टी के लिए आज के समय में संजय सिंह जेल से बाहर है। अब आम आदमी पार्टी संजय सिंह के चेहरे पे ही पूरे लोकसभा के चुनाव में आगे बढ़ती है, या आतिशी मार लेना है, या बहुत से नेता है आम आदमी पार्टी में भी आपस में भी इनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगी। अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो खबरें आ रही है दबी जुबान से, वो ये आ रही है कि आपस में भी इनमें दो ग्रुप बन चुके हैं, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये खबरें आएंगी। रोज जी, मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगा समय थोड़ा सा। ठीक है, खुराना साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं लीगल और इलीगल के बीच में एक ग्रे एरिया है जिसे अनलीगल बोलते हैं। ये सारी अनलीगल की लड़ाई है, मॉरलिटी की कह लो, जो भी कह लो। मैं एक लास्ट में एक वर्ड कहना चाहता हूँ। जेल के अंदर से गैंगस्टर गैंग चलाते हैं, पॉलिटिशियन नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ प्रोग्राम के हम अंत पे आ गए हैं। हम डॉक्टर अविरल मलिक जी से एक क्लोजिंग कमेंट चाहते हैं दोनों ही टॉपिक पे। एक, क्षत्रिय जिस तरीके से नाराज हो रहे हैं यूपी में, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा, कैसे आप उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो आप क्लोजिंग कमेंट में बताएं। और दूसरा कि कैसे बीजेपी अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी के नैरेटिव को काउंटर करेगी दिल्ली में। देखो, क्षत्रिय बिल्कुल नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। वो जमीन पर यही जमीन है, को स्वीकारना बहुत आवश्यक है। और जिस तरीके से जनता का मूड है वो सबको नजर आ रहा है। इस प्रकार से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहती है, वो सबको नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए जो काम किए हैं वो दिख रहे हैं, और इन्होंने जो घोटाले किए हैं वो भी दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घोटाले किसी के छिपाए नहीं छिप सकते। केजरीवाल के घोटाले भी दिख रहे हैं, कांग्रेस के घोटाले भी दिख रहे हैं, और हमारा काम भी दिख रहा है। हमारा विकास है, हमारी उपलब्धियां हैं, इनका भ्रष्टाचार है, इनके घोटाले हैं, ये सबको मालूम है। लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का ये प्रयास कर रहे हैं। यही इंडी गठबंधन के लोग हैं जो मौन है इमरजेंसी के विषय पर।
ठीक है, मेरे ख्याल से खुराना साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज क्लोजिंग कमेंट। 5 सेकंड क्लोजिंग कमेंट है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, जो भी कहते हैं, जो पब्लिक को बेवकूफ कहता है, जनता को बेवकूफ कहता है, प्लीज ऐसे आदमी को डिबेट नहीं ऐसे शब्दों का तो खैर ठीक है, वो उनका पर्सनल विचार है, हम उस पे उसको इंडोर्स नहीं करते। ठीक है सत्यप्रकाश जी, एक लीगल आइडिया के हिसाब से, क्योंकि आप हाई कोर्ट के लॉयर हैं और आपने अरविंद केजरीवाल के केस की बहुत ही क्लोज स्टडी भी किया हुआ है, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का वर्डिक्ट आ सकता है? एक क्या स्पेकुलेशन पे हम बात कर रहे हैं, बाकी तो देखिए हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जो बाकी के अभियुक्त है उस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहा है, उसी के अनुसार अरविंद केजरीवाल पे भी सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट दी। और सबसे बड़ी बात है कि जो ईडी की जो पूरी जांच रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो दिल्ली के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी थे नरेश कुमार, जो उन्होंने एलजी को रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर है। और उस आधार पे ईडी की जो जांच है, ईडी का ये मानना है, ईडी जो अभी रिपोर्ट आ रही है कि ईडी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ही किंगपिन थे। तो पूरी कड़ी में अरविंद केजरीवाल अगर किंगपिन है तो उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी तो हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट की क्या रवैया होगी भविष्य में, ये तो ऑनरेबल कोर्ट ही बता पाएगी। और एक दूसरा सवाल जो आपने पूछा था कि राजपूतों की जो है वो क्या प्रभाव होगा, तो देखिए राजपूत बहुत इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है और प्रभावित करती है, ये सबको पता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने एक समस्या तो आ सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे बड़ी जो एडवांटेज है भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो राजपूत के किस, देखिए वहां पे भी कैटेगरी है, ए बी सी ग्रेड है कि कौन से ग्रेड वाले जो लीडर है वो विरोध कर रहे हैं, क्या वो टिकट पे चाहत रखने वाले नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं, या जो जेन्युइन वोटर है। देखिए जेन्युइन वोटर 30 सेकंड में मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। हाई कोर्ट ने एक और टिप्पणी किया है, हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि आम मतलब पार्टी को भी, ये पॉलिटिकल पार्टी को भी कंपनी की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो इसके ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी तक क्या था कि राजनेता जेल जाते थे, पॉलिटिकल पार्टी पे कोई आज तक डिसीजन आए नहीं। देखिए कंपनी एक्ट की अगर आप प्रोविजन देखेंगे तो कंपनी एक्ट में ये स्पष्ट रूप से मेंशन है कि कोई भी डायरेक्टर अगर कोई अपराध करता है कंपनी का डायरेक्टरशिप होते हुए और उससे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई है, तो डायरेक्टर के साथ साथ कंपनी भी पार्टी बने। उसी प्रकार पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसके जो नेता होंगे, जो ऑफिशियल, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे, अगर वो कोई भी अवैध कार्य करते हैं और उस अवैध कार्य से पार्टी को फायदा होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी अभियुक्त बनेगी या नहीं बनेगी वो बहुत आप कह सकते हैं कि स्पष्ट नहीं है। लेकिन कोर्ट ने अगर स्पष्ट किया है तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है वो सामने अब आएंगी कि राजनीतिक पार्टियां जो राजनेता हैं उनको अगर उनके द्वारा कोई कार्य ऐसा किया जा रहा है जिससे पॉलिटिकल पार्टी को प्रॉफिट हो रही है तो वो अभियुक्त बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन एक बात और स्पष्ट रूप से सामने आई है हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कि आम आदमी पार्टी के लिए जो ईडी ने एविडेंस दिया उसमें ईडी ने स्पष्ट किया है कि आम आदमी पार्टी को ही इस अवैध धन से प्रॉफिट हुई है और गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के खाते से ही ट्रांजैक्शन हुई है। तो यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली है। ये बात कोर्ट ने ही कही है, ये बात कोर्ट ने ही कही है कि अगर आम आदमी पार्टी जो है पर्टिकुलर पार्टी अगर बेनिफिशियरी है तो आपने उसको क्यों नहीं पार्टी बनाया, ये कोर्ट का ही वो है। ठीक है, तो मैं दर्शकों से आज के लिए इजाज़त लेना चाहूँगा। और जैसा कि सभी पैनलिस्टों ने बताया कि आम आदमी पार्टी में सिर्फ केजरीवाल ही नहीं खतरे में है, पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी ही खतरे में। तो आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर अभिनंदन मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव खुराना बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यप्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।